हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। मैं हूं मोहित शर्मा और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल द न्यूक्लियस ऑफ केमिस्ट्री। तो आज क्लास 9th केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास, मैटर इन अवर सराउंडिंग्स, उसके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सीरीज का आज है ये लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम लोग शॉर्ट आंसर के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको आज हम लोग कवर करेंगे। इसके बाद एक लास्ट लेक्चर आएगा आपके पास, लेक्चर नंबर 5, जिसमें बाकी के बचे हुए जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं वो भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। और इस तरीके से जो हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है, मैटर इन अवर सराउंडिंग, 5 लेक्चर्स के अंदर एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पलर क्वेश्चन विद डिटेल्ड सॉल्यूशन आपके कवर करा दिए जाएंगे। बस इसी तरीके से इसको सपोर्ट करते रहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इन वीडियोस को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कर दिया कीजिए। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर और मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ और देखते हैं हमारा जो क्वेश्चन नंबर 19 है वो क्या है। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19। चलिए रीड करते हैं इस क्वेश्चन नंबर 19 को। तो क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है हमारे पास, अलका वॉज मेकिंग टी इन ए कैटल। तो आपको एक कैरेक्टर दिया हुआ है अलका, बोला गया है कि वो चाय बना रही है, टी बना रही है कैटल के अंदर। एंड सडनली, अचानक से उसको क्या महसूस होता है, सडनली सी फेल्ट इंटेंस हीट फ्रॉम द पफ ऑफ द स्टीम गशिंग आउट ऑफ द स्पाउट ऑफ द कैटल। तो अचानक से वो क्या फील करती है कि एक इंटेंस हीट महसूस करती है, बहुत ज्यादा हीट महसूस करती है। किससे? जो आपका स्पाउट है कैटल का, वहां से जो स्टीम बाहर आ रही है उससे वो उसके कांटेक्ट में आ जाती है उसकी स्किन, तो उसके अंदर बहुत ज्यादा इंटेंस हीट महसूस करती है वो। और शी वंडर्ड, वो अचानक से वंडर्ड होती है, आश्चर्यचकित रह जाती है और सोचती है क्या ये जो स्टीम का टेम्परेचर है वो पानी जो बॉयल हो रहा है कैटल के अंदर उससे भी ज्यादा है। क्योंकि पानी जो बॉयल हो रहा है वो शायद अगर उसकी स्किन उसके कांटेक्ट में आई होती तो इतनी इंटेंस हीट उसने महसूस ना की होती, लेकिन स्टीम से जो वो हीट महसूस कर रही है वो उसको नॉर्मल से काफी ज्यादा लग रही है और वो आश्चर्यचकित है इस चीज से। वो ये समझ नहीं पा रही है, वो ये जानना चाह रही है क्या ये जो स्टीम बाहर आ रही है उसका जो टेम्परेचर है वो पानी जो कि बॉयल हो रहा है कैटल के अंदर उसके टेम्परेचर से ज्यादा है। क्या उसकी हीट, जो पानी की जो हीट है, जो पानी बॉयल हो रहा है उसकी हीट एनर्जी कम है, स्टीम की ज्यादा है, ये वो जानना चाह रही है। आपसे पूछा गया है, कमेंट कीजिए इस पर और उसकी सहायता कीजिए, उसको बताइए, उसको समझाइए कि ऐसा क्यों वो महसूस कर रही है। देखिए, मैंने आपको बताया है जब भी कभी आप कोई सॉलिड जो होता है उस सॉलिड को अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं लिक्विड के अंदर, यानी उसकी फिजिकल स्टेट को बदलना चाहते हैं, तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है? फ्यूजन कहलाती है। और द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इनटू देयर लिक्विड स्टेट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और इसी लिक्विड को अगर मैं गैस में कन्वर्ट कर देना चाहता हूं तो मुझे चाहिए वेपोराइजेशन, यानी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का मुझे रिक्वायरमेंट होगा। तो अगर आपको बोला जा रहा है कि एक हमारे पास पानी है, 100 डिग्री सेल्सियस वाटर है, और एक बोला जा रहा है आपको 100 डिग्री सेल्सियस मेरे पास में स्टीम है या फिर वाटर वेपर्स है, तो अगर आपसे पूछा जाए विच इज हैविंग मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी, 100 डिग्री वाटर के अंदर ज्यादा एनर्जी होगी या 100 डिग्री स्टीम के अंदर, तो ऑब्वियसली 100 डिग्री जो स्टीम है इसकी एनर्जी ज्यादा होगी। किसके कंपैरिजन में? 100 डिग्री वाटर के कंपैरिजन में। क्यों ज्यादा होगी? क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पे जो पानी है उसको स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए आपको लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन प्रोवाइड कराना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो हमारे पास स्टीम है उसके पास हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट वाली एनर्जी तो है ही, साथ साथ एक और एनर्जी भी है जिसको हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, यानी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की एनर्जी यहाँ पर मौजूद है, जिसकी वजह से आपका जो स्टीम है, स्टीम की एनर्जी, जो आपका पानी बॉयल हो रहा है उससे क्या है, हमारी जो एनर्जी है वो ज्यादा है। ओके, आ रही है क्योंकि उसके अंदर आपके पास बॉइलिंग पॉइंट के साथ साथ एक और एनर्जी भी है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इसलिए जो आपकी एनर्जी है वो स्टीम की ज्यादा है। किसके कंपैरिजन में? वाटर के कंपैरिजन में। तो जब अलका की स्किन इसके कांटेक्ट में आएगी तो क्या होगा, ये जो स्टीम है वो कंडेंस होगी और कंडेंस होने पर कौन सी हीट एनर्जी रिलीज करेगी? ये हीट एनर्जी रिलीज करेगी आपके पास लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। और ये जो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, क्योंकि ये हीट एनर्जी रिलीज होगी तो क्या होगा, स्किन में इरिटेशन होगा, स्किन बर्न हो जाएगी और इसी वजह से अलका को क्या हो रहा है, हाई अमाउंट में एनर्जी महसूस हो रही है उस स्टीम से जो कि जो कैटल है उसके स्पाउट से बाहर आ रही है। ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। चलिए मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ
और ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के देखिए सारे के सारे क्वेश्चन ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा। आपके जो होम एग्जाम होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, जो भी स्टैंडर्ड स्कूल्स हैं, वहां पर ये जो क्वेश्चंस हैं वो टीचर के बहुत ही फेवरेट हुआ करते हैं। इसलिए मैक्सिमम स्कूल्स में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके होम एग्जाम्स में, जो भी हाफ ईयरली के एग्जाम है, एनुअल एग्जाम है, उसमें जरूर पूछे जाते हैं, तो उनको ध्यान से तैयार कीजिए। चलिए मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। दे रखा है हमारे पास एक ग्लास टम्बलर है कंटेनिंग हॉट वाटर। तो एक ग्लास टम्बलर के अंदर हॉट वाटर कंटेन कर रखा है हमने, उसको फ्रीजर कंपार्टमेंट के अंदर हम लोगों ने प्लेस कर दिया है रेफ्रिजरेटर के, जिसका टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस से कम है। तो एक फ्रीजर कंपार्टमेंट के अंदर रखा गया है जिसका टेम्परेचर क्या दिया हुआ आपको 0 डिग्री सेल्सियस से कम है। आपको बोला गया है इफ यू मीजर द टेम्परेचर ऑफ द कंटेंट ऑफ द टम्बलर, अगर आपको टम्बलर का जो टेम्परेचर है उसको मीजर करना है, तो आपको बोला गया कि कौन सा जो ग्राफ है वो उसके टेम्परेचर चेंज को करेक्टली रिप्रेजेंट करेगा। तो देखिए, आपने जो भी ग्लास टम्बलर के अंदर हॉट वाटर लिया हुआ है, उस हॉट वाटर को जैसे ही आप फ्रीजर कंपार्टमेंट के अंदर रखेंगे, क्या होगा, पानी का टेम्परेचर पहले 0 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होगा, तो ग्राफ कुछ कैसा आने की कोशिश करेगा, खुद ही प्रेडिक्ट कीजिए। जो हाई टेम्परेचर है वो फ्रीजर कंपार्टमेंट में होने की वजह से पहले डाउन आएगा, पहले यानी लोअर जो है आपका मैग्नीट्यूड की तरफ आपका ग्राफ चलेगा, हाई से लो की तरफ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, ये कब तक लो आएगा, जब तक आपका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस नहीं हो जाता। 0 डिग्री सेल्सियस पे आके फिर ये टेम्परेचर कुछ देर तक कांस्टेंट रहेगा। कब तक कांस्टेंट रहेगा, जब तक ये आपकी जो पानी है सारा का सारा आइस में कन्वर्ट नहीं हो जाता। एक बार आइस में कन्वर्ट हो गया तो कन्वर्ट होने के बाद, क्योंकि फ्रीजर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से कम है, अब इस आइस का टेम्परेचर फिर से डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, यानी 0 से और बिलो की तरफ बढ़ेगा। यानी आपका ग्राफ किस तरीके का आएगा, ग्राफ देख लीजिए, आपका कुछ इस तरीके से बनना चाहिए ग्राफ कि टेम्परेचर पहले डाउन आएगा, फिर कांस्टेंट रहेगा 0 डिग्री सेल्सियस पे, एंड फिर फाइनली क्या आ जाएगा, हमारे पास नीचे की तरफ आ जाएगा। तो अगर आप ऑप्शन नंबर 1 चेक करें, हमारे पास ऑप्शन नंबर ए चेक करें, तो आपको ग्राफ देख लीजिए कुछ इसी तरीके का नजर आ रहा है। ये जो ग्राफ है ये उसी तरीके का ग्राफ है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। सबसे पहले टेम्परेचर क्या हो रहा है, डाउन आ रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस पे कांस्टेंट है, और फिर नीचे आ जा रहा है। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 में आपको दे रखा है एक डायग्राम दिया हुआ है, और उस डायग्राम के थ्रू आपसे बोला गया है कि आपको समझना है कि सिचुएशन क्या है। ये हमारे पास एक डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्राम को अगर आप ढंग से ऑब्जर्व करें तो क्या दे रखा है, यहाँ पर एक मूविंग फैन दिया हुआ है यहाँ पर, और उस मूविंग फैन के अंदर अलग अलग कंटेनर रखे हुए हैं। कंटेनर ए है, बी, सी एंड डी। अब इन ए बी सी डी को अगर आप कंपेयर करें तो जो डी वाला कंटेनर है उसको इन्होंने पैक कर रखा है, ऊपर की तरफ एक लिड लगा रखी है, क्लोज कर रखा है। बाकी के जो हमारे ए बी सी कंटेनर है ये ओपन कंटेनर है। अब अगर एक और चीज आप गौर करें यहाँ पर, तो आपको नजर आना चाहिए कि जो कंटेनर ए है मेरा और जो कंटेनर सी है, इन दोनों के जो साइज है वो सेम है, यानी ये दोनों सेम साइज के हैं। सेम साइज के होने की वजह से इनका जो सरफेस है वो भी कैसा है, सेम है, सरफेस एरिया क्या है, एग्जैक्ट इक्वल है। अब देखते हैं जरा, इस डायग्राम को ऑब्जर्व करने के बाद अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं जरा। आपको बोला गया है कि ये बताइए कि जो आपके ABCD वैसल हैं उसमें रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है किसका सबसे ज्यादा होगा, हाईएस्ट पूछा गया है आपसे। तो जरा समझिए, मैंने आपको बताया था जो रेट ऑफ इवेपोरेशन होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और एक और चीज बताई थी कि रेट ऑफ इवेपोरेशन इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ द विंड। ये कई सारे फैक्टर हैं जिसपे आपका जो इवेपोरेशन है वो डिपेंड करता है। किस किस पे फैक्टर पे डिपेंड करता है, एक तो हमारा जो इवेपोरेशन है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा आपका जो इवेपोरेशन है उतना ही फास्ट होगा। एक और चीज मैंने आपको बताई थी, ह्यूमिडिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये सारे फैक्टर्स को हम लोग देखेंगे कौन सा फैक्टर यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। तो सबसे पहले अगर आपको देखना है ABCD में से, तो सबसे पहले जो आपका डी वाला ऑप्शन है ये तो एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि इवेपोरेशन का जो प्रोसीजर है यहाँ पर सबसे स्लो होगा, क्योंकि ऊपर आपने लिड लगा रखा है। अब हमारे पास 3 कंटेनर बचते हैं A, B और C। तो इसमें B वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि B वाले का जो सरफेस एरिया है वो सबसे कम है, इस कंटेनर का साइज क्योंकि सबसे छोटा है, इसलिए यहाँ पर इवेपोरेशन की प्रोसेस
हाईएस्ट तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं, एक ऑप्शन नंबर ए और एक ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी को अगर आप चेक करेंगे तो जो कंटेनर ए है और जो कंटेनर सी है हमारे पास, इन दोनों के साइज और सरफेस एरिया बिल्कुल एक जैसे हैं। यानी सरफेस एरिया के रिगार्डिंग जो कॉन्सेप्ट हम लोग लगा रहे हैं रेट ऑफ इवेपोरेशन का, वो दोनों में इक्वल होगा। तो अब नेक्स्ट फैक्टर हम लोगों को देखना है, अब देखना है हमको फैन का भी लोकेशन चेक करना है। जो कंटेनर सी है हमारे पास वो फैन के एग्जैक्टली नीचे है, जबकि कंटेनर ए जो है उसकी डिस्टेंस जो है वो फैन से काफी ज्यादा है। डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से जो कंटेनर ए है उस पर स्पीड का इफेक्ट काफी कम होगा, लेकिन कंटेनर सी के ऊपर स्पीड का इफेक्ट काफी ज्यादा होगा। और अभी मैंने आपको बताया था कि जो रेट ऑफ इवेपोरेशन होता है, क्योंकि स्पीड ऑफ द विंड के या फिर विंड की स्पीड के या सिंपली अगर हम लोग कह सकते हैं विंड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो विंड का इफेक्ट सबसे ज्यादा कहाँ देखने को मिल रहा है आपको, कंटेनर सी में देखने को मिल रहा है। तो जो कंटेनर सी होगा उसमें रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा आपका, हाईएस्ट होगा। ओके, आई थिंक आपको समझ आया होगा। चलिए मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 दिया हुआ है, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू वेपर इज कॉल्ड सब्लिमेशन। आपको दिया गया है सॉलिड का वेपर्स में कन्वर्ट होना विदाउट अंडरगोइंग इनटू द लिक्विड स्टेट, उसको सब्लिमेशन बोला जाता है। आपको बोला गया है नेम द टर्म यूज्ड टू डिनोट द कन्वर्जन ऑफ वेपर टू सॉलिड। आपको बोला गया अगर वेपर को मुझे सॉलिड में कन्वर्ट करना हो, डायरेक्ट कन्वर्जन हो, तो ये क्या कहलाएगा। देखिए टेक्निकली आपका सॉलिड का वेपर में कन्वर्जन और वेपर का सॉलिड में कन्वर्जन, ये दोनों ही क्या कहलाते हैं, आपके सब्लिमेशन कहलाते हैं। तो चाहे आपको बोले कि आपका जो सॉलिड जो है वो डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, क्या कहेंगे, सब्लिमेशन। अगर आपको बोला जाता है वेपर्स कन्वर्ट हो रही है डायरेक्ट सॉलिड में विदाउट अंडरगोइंग इनटू द लिक्विड स्टेट, दिस इज आल्सो नोन एज सब्लिमेशन। तो जो आपका 22 वाला है उसका ए वाले का आंसर क्या हो गया हमारे पास, सब्लिमेशन। नाउ देखते हैं लास्ट पार्ट इसका। तो सेकंड पार्ट दिया हमारे पास, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड फ्यूजन। आपका सॉलिड का कन्वर्ट होना लिक्विड स्टेट में फ्यूजन कहलाता है। व्हाट इज मीन्ड बाय द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो आपको बोला गया है कि आपको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के बारे में बताना है, यानी डेफिनेशन पूछी गई है आपसे। तो क्या होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ एनी सॉलिड इनटू देयर लिक्विड स्टेट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोला करते हैं। 1 किलोग्राम किसी भी सॉलिड सब्सटेंस को उसकी सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करवाने के लिए जो भी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी आप कंज्यूम करवाएंगे, उसी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी को क्या बोला जाता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के नाम से जाना जाता है। ओके, आई थिंक आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। तो आज शॉर्ट आंसर जो थे सारे के सारे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। अब जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आएगा उसमें बाकी के बचे हुए जो आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, ये सारे एक ही वीडियो लेक्चर के अंदर मैं कंप्लीट करवा दूंगा। और इस तरीके से 5 वीडियो लेक्चर्स के अंदर आपकी ये जो सीरीज है वो कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर जो है वो बहुत ही शानदार तरीके से आपका स्टार्ट होगा। तो इसी तरीके से चैनल के साथ अपना सपोर्ट बनाए रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए इस चैनल को, वीडियो लेक्चर शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।